नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी सीधी बातचीत आपके विशेषज्ञ से करा दें, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो तो आप सीधे तौर पर अपने विशेषज्ञ से खुद बात कर सकें। आज का जो विषय है वो है पोषण और स्वास्थ्य, और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। और साथ ही आपको ये बता दूं कि पोषण हड्डियों के लिए कितना आवश्यक है, इस विषय पर आप हमसे और हमारे विशेषज्ञ से लगातार सवाल भी कर सकते हैं टेलीफोन कॉल के माध्यम से। तो आइए अपने गेस्ट से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, जो कि शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं, अभी हमने एक खास रिपोर्ट भी देखी, पोषण क्यों इतना आवश्यक है, और जैसे कि मैडम ने अभी उसमें कहा भी कि पोषण सबका हक है, तो पोषण को आप कैसे देखते हैं और एक व्यक्ति के लिए पोषण कितना आवश्यक है? जैसे आज के दिन में मैं कहूँगा मोबाइल हर किसी के पास है, आपको मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है तभी आप उसको यूज़ कर पाती हैं जी। उसी तरह हमारा बॉडी भी एक समझिए मोबाइल है जिसे कि चार्ज करने की ज़रूरत है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी। उस एनर्जी को पाने के लिए आपको पोषण का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी पोषण के बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोटीन्स। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की इंटेक को कम करना चाहिए और प्रोटीन की इंटेक को बढ़ाना चाहिए। विटामिन्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर कुछ विटामिन जैसे ए, विटामिन डी एंड ई एंड के, ये सब विटामिन का इंडिविजुअल रोल्स होता है, लेकिन विटामिन डी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हड्डियों के लिए। कुछ मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासकर सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों की इक्विलिब्रियम रहनी बहुत ज़रूरी है। अगर सोडियम का मात्रा हमारे शरीर में कमता है तो हमारे ब्रेन में इंजरी होने के चांसेस हो जाती हैं, और खासकर पोटाशियम हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इन सब चीज़ों का एकत्रित होकर एक पोषण में होना बहुत आवश्यक है। सर, हड्डियों के स्वास्थ्य की अगर हम खास करके बात करें तो जैसे अभी आपने विटामिन और मिनरल्स की चर्चा की, क्या एक ऐसा समय आता है जब वाकई हड्डियों का जो स्वास्थ्य उसमें कुछ गिरावट आनी शुरू होती है, तो उस दौरान क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, या कोई ऐसी इंजरी भी है जो उस समय हो जाती है क्या? ये जो आप कह रही हैं इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपेनिया कहते हैं। अच्छा। मतलब कि हड्डी की ताकत की कमजोरी। ये मोस्टली बहुत सारे कारण से होता है, लेकिन दो कारण मोस्टली होती हैं। एक तो कहते हैं सेनाइल, मतलब कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी हड्डियों की ताकत में कमी आती है। दूसरी होती है पोस्ट मेनोपॉज, जो कि महिलाओं में कॉमनली होती है, जो मासिक खत्म होने के बाद उनकी शरीर में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है उसकी कमी होती है। तो एस्ट्रोजन जो होती है वो आपकी बोन की होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। तो जैसे ही बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हुई आपकी बोन की जो स्ट्रेंथ होती है उसमें गिरावट आने लगती है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं, कुछ दवाइयाँ, खासकर स्टेरॉइड्स, जो कि नॉर्मली हम लोग देखते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के रूप में मिलती है, या कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ होता है। कोविड में आपने देखा स्टेरॉइड्स का प्रोलॉन्ग्ड यूज़ हुआ, उसके परिणाम अब आ रहे हैं। तो एक तो कुछ स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ हो गया, कुछ गठिया का, जैसे रोमेटॉइड वगैरह की जो गठिया होती है उसमें इस तरह का हड्डियों का ताकत कमना होता है। तो इसको हम लोग ऑस्टियोपेनिया कहते हैं, और ये खासकर प्रेगनेंसी में भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी से भी ज़्यादा लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लैक्टेटिंग मदर्स में हड्डियों की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ बहुत कम जाती है। वो यहाँ तक कमज़ोर हो जाती है कि इवन ए कफ एंड स्नीज कैन ब्रेक योर बोन्स। कि कफ और स्नीज से भी हड्डी टूट जाती है। मोस्टली 3 जगह की हड्डियाँ टूटती हैं, या तो कुल्ले की, या तो कमर की, या रिस्ट की। ये तीनों हड्डियाँ टूटती हैं, फिर उसका आगे उपचार किया जाता है। लेकिन ये हड्डियाँ कमजोर होने का कारण मोस्टली है महिलाओं में एस्ट्रोजन की कमी, एक उम्र का तकाजा और कुछ दवाइयाँ। जी सर, आगे बढ़ते हैं हम अपने सवालों के साथ, जहां हम घुटने की बात जरूर करना चाहते हैं। घुटने में एक समस्या जो है वो हर वर्ग में अब देखी जा रही है। पहले ऐसा देखा जा रहा था, जैसा कि अभी आप चर्चा भी कर रहे थे कि जो बुजुर्ग हैं उनमें ये समस्या देखी जा रही थी, या महिलाओं से जुड़ी अभी आपने जो बात कही, लेकिन अब ये कॉमन समस्या हो गई है। यही सबसे बड़ा एक मैं कहूँगा एक एपिडेमिक हो गया है मैम, कि ना कि पहले जो समस्या थी बुजुर्गों में अब वो यंगस्टर्स में हो रही है। दैट्स द मेजर थिंग, और ये इसका कारण हम खुद हैं। ठीक है ना, आपने पोषण की बात करी तो सबसे बड़ा कारण जंक फूड, ठीक है, जंक फूड्स का ओवर यूज करना। हम इतने बिजी रहते हैं अपने आप में,
कि हम एसी घर में रहते हैं, एसी कार में आते हैं, एसी चैम्बर में बैठ कर अपना काम करते हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता अपने आप को बाहर की दुनिया में एक्सपोज करने का, तो हम सनलाइट में एक्सपोज नहीं हो पाते हैं। हमारी हड्डियों को जो पोषण की जरूरत होती है विटामिन डी की, वो नहीं मिल पाती जो है, जो नेचुरली मिल सकती है वो भी नहीं मिलती है। तो ये सब चीज़ों के कारण हम अपने बॉडी का ख्याल नहीं रख पाते हैं, हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। और जो हड्डियों हैं, हड्डियों को पोषण कहाँ से मिलती है? मसल से। अगर आपकी मसल्स वीक हैं, आपकी हड्डियां वीक होती हैं और उसका असर पड़ने लगता है। दूसरा जो कारण है वेट। अच्छा। अगर आपकी बॉडी का वेट 1 kg बढ़ता है, आपके घुटने पर लोड 5 kg बढ़ता है। अच्छा। तो अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आज जो ओवरवेट का जो जमाना है, अगर आप 10 kg भी ओवरवेट हैं, आपके घुटने पर 50 kg का ओवरवेट पड़ रहा है। अच्छा। तो जो डिजनरेशन आपको 60s 70s में होनी चाहिए, वो 40s में होंगी। यही सबसे बड़ा फैक्टर है जी। और सर अगर गठिया से जोड़ करके देखें, यहाँ हम रुकना चाहते हैं सर, हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, लक्ष्मण बोल रहा। जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। अरे देखिए, बुखार आ रहा था ये हफ्ते से, तो दिखने बहुत आ रहा है। कृपया अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए और उसके बाद सवाल पूछिए। सर तबीयत ठीक नहीं रहती है तो क्या खान पान रखें? एक बहुत जनरल सवाल है, हालांकि उन्होंने ना अपनी उम्र बताई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार मैं जरूर बोलूँगा इनको अपना पूरा ब्लड प्रोफाइल का चेक करना चाहिए। अच्छा। ठीक है ना, एक बार CBC LFT KFT करके टेस्ट करनी चाहिए। सोडियम पोटेशियम की कितनी मात्रा है, और एल्बुमिन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बार एल्बुमिन का चेक होना चाहिए, जो कि डिटरमाइन करता है कि बॉडी में प्रोटीन की कितनी कमी है। तो एक बार इसका टेस्ट हो जाए तो मेरे ख्याल से मोस्टली जो इस तरह की जो कमी होती है बॉडी में उम्र के बढ़ने के कारण, एल्बुमिन की कमी बहुत कॉमनली होती है, तो उसका सप्लीमेंट लेंगे तो ये बेहतर फील करेंगे। जी जी। सर अभी हम घुटनों पे बात कर रहे थे, और इसी से जुड़ा एक और बड़ा समस्या के रूप में ही अगर हम उसे देखें तो समझ सकते हैं कि गठिया भी एक तरीके की समस्या है। कैसे एड्रेस करते हैं आप इस समस्या को? देखिए मैम, जो गठिया होता है एक ना ब्रॉड टर्म हो गया। हाँ। तो जो गठिया होता है बेसिकली 2 तरह का होता है। अच्छा। एक तो जो जन्म से आपके साथ होती है, जो कि जेनेटिक वाली गठिया होती है, जो कि आप इनहेरिट करते हो अपने एंसेस्टर्स के थ्रू। अच्छा। दूसरी जो आपको आपकी बढ़ती उम्र के कारण मिलती है। तो जो फर्स्ट कैटेगरी हो गई जो जेनेटिक वाली, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी। अच्छा। जो आपकी उम्र के साथ होती है, दैट इज कॉल्ड डिजेनरेटिव। तो ये दोनों गठिया होती है। तो जो उम्र के साथ होती है वो हमारे मोस्टली वेट बेरिंग ज्वाइंट्स पे होती है, जिसपे आपकी शरीर की बॉडी का वेट पड़ता है, जैसे घुटना, कुल्ला। और जो इन्फ्लामेटरी होती है वो शरीर के सारे भागों में होती है। अच्छा अच्छा। सर यहाँ हमारे साथ महाराष्ट्र से एक कॉलर हैं फोन लाइन पर। हेलो। हेलो, नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ हेलो, मेरा नाम अनिल नगेशकर है। जी जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मेरी उम्र है 40 साल। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। मेरा नाम अनिल है, मुझे कमर का दर्द है। कमर में दर्द रहता है? कमर। जी। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? 40 साल। 40 साल। किसी तरह की चोट लगी है क्या आपको? नहीं नहीं। कुछ ऐसा लिफ्टिंग वगैरह किया है कभी आपने? नहीं, परसों 2-4 महीने पीछे चमक आ गई थी। कुछ अच्छा। वेट उठाया आपने? देखिए मोस्टली जो कमर का दर्द इस उम्र में होती है, उसका कारण होता है कमर में नस पे दबाव। मोस्टली क्या होती है, कमर पे जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसके बीच में कुशन होती है, वी कॉल इट डिस्क कहते हैं। उसके अंदर एक कॉटन जैसी स्ट्रक्चर रहती है, वी कॉल इट न्यूक्लियस पल्पोसस। जो ज़्यादा बाइक पे चलते हैं, अच्छा। आगे झुककर कुछ काम करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, इसके कारण वो जो कंटेंट होता है न्यूक्लियस पल्पोसस वो रिलीज होकर आपकी नसों पर दबाव डालता है। तो इस कारण से कमर में दर्द होती है और नीचे पैरों में जाती है। अच्छा। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा इनको एक बार एक MRI करवाना चाहिए, क्योंकि एक्सरे से कुछ मालूम नहीं चलेगी। अच्छा। एक MRI करवाकर उसका स्टडी होना चाहिए कि किस लेवल पे है, किस तरह का नस पे दबाव है। अच्छा। अगर दबाव ज़्यादा होता है तो उसका इलाज अलग, अगर दबाव थोड़ा कम होता है तो कुछ परहेज, कुछ दवाइयों, कुछ कसरत से ठीक हो जाती है। अभी आप घुटनों से संबंधित और विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, हम गठिया की भी चर्चा कर रहे थे, वो बात हमारी बीच में रह गई। लेकिन अभी हम आपको फिर से रोकना चाहेंगे क्योंकि फ़ोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ रहे हैं सीतामढ़ी से। हेलो। हेलो मैम, नमस्ते। जी नमस्ते, अपना सवाल पूछिए। ये बोले मेरा सवाल डॉक्टर साहब से है कि वो साल भर पहले है ना, मैं अपनी मम्मी का ऑपरेशन कराया था दोनों घुटने का। जी।
तो वो कभी कभार उसे है ना उसका दर्द करता रहता है घुटने का। एक बार आकर मिल लीजिएगा कभी, एक बार आकर देख लेते हैं कैसी हैं, एक बार मिल लेने के बोलिए एक बार उससे। बिल्कुल आप मिल सकते हैं। और भी कोई समस्या है? नहीं, वही कभी कभार बोलती रहती है कि दर्द वर्द करता है, तो वही बात है, तो कोई बात नहीं है। एक बार आकर मिल लेंगे तो हम लोग एक बार देख लेंगे, स्टडी करके एक्सरे वगैरह करके एक बार देख लिया जाएगा। ऐसे मोस्टली अब जो पेन हो रहा होगा वो मोस्टली हड्डी की ताकत की कमी के कारण हो रही होगी। तो हम लोग क्या सर कुछ सप्लीमेंट्स कुछ आज के डेट में ना मैम कुछ इंजेक्शंस आती हैं बहुत कॉमनली, वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं आज के डेट में। एक आध इंजेक्शंस आती है जो कि साल में एक बार लेना पड़ता है, और ये एक साल खासकर महिलाओं में बहुत कॉमनली हम लोग कहते हैं डिनोजुमैब कहते हैं, उसका इंजेक्शन आता है जो कि एक इंजेक्शन लें 1 साल तक आपकी हड्डी को मजबूत रखता है वो। तो हम लोग वो सप्लीमेंट करते हैं, बहुत चीप ही होती है, बहुत कोई कॉस्टली इंजेक्शंस भी नहीं है, लेकिन वो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मैं देखूंगा तो बेहतर तरीके से बता पाऊंगा। जी, तो ऐसे में आप डॉक्टर साहब से मिलने तो ज़्यादा बेहतर होगा। कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे सर घुटनों की और गठिया की, अभी हमने चर्चा की। घुटने के स्वास्थ्य के लिए और क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए? मैम देखिए, घुटना का स्वास्थ्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज मसल्स। और घुटने के अराउंड जो मसल्स होते हैं, 2 मसल्स होती हैं, एक क्वाड्रिसेप्स, एक हैमस्ट्रिंग्स। अच्छा। ऊपर वाली पार्ट को जो थाई में होती है दैट इज क्वाड्रिसेप्स, और पीछे को कहते हैं हैमस्ट्रिंग्स। तो एक ही फैक्टर आपकी घुटने की लॉन्जिविटी को बढ़ाएगा, दैट इज द पावर ऑफ योर मसल्स ऑफ क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग। अच्छा। तो अब कितना उसका कसरत करते हैं, कितना उसका यूज करते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जी। एक मैं परहेज हमेशा समझाता हूँ लोगों को, एज योर एज प्रोग्रेस, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है घुटने से नीचे वाली चीज पर ना बैठें। अच्छा। जैसे कि आप चेयर पे बैठ जाएं, स्टूल पे बैठ जाएं, उससे नीचे ना बैठें, ताकि घुटने सर के यहाँ हम दोनों आपको एंड रोकना ना चाहेंगे। रब करें। जहानाबाद से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो मैम जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मैं झालावाड़ बोल रहा हूँ, राजस्थान से। मेरी जो है वो भैयाली कहती है। जी जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। और कमर दुखती है ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ तो। कमर में दर्द होता है जब खड़े रहते हैं तो? ज्यादा देर खड़ा रहता तो कमर में दर्द होता है, और पसली भी दुखती है, और भी गर्दन दुखती है, सर में मैदान दुखती है। दर्द नीचे भी जाती है कि कमर में ही रहती है? नहीं, ये कमर में ही रहती है, वो ज्यादा टाइम कमर में रहती है, ज्यादा देर खड़ा रहता हूँ। ये कंडीशन पोस्चुरल बैक पेन हो सकती है, इसमें कोई न्यूरोजेनिक गर्दन पेन में है। भी दर्द रहता है एक तरह क्या? ये पोस्चुरल पेन है। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम आगे झुककर काम करें, कहीं भी पढ़ते भी हैं, किताब भी, पेपर भी, तो ऐसे झुककर पढ़ते हैं। तो मोस्टली ये पोस्चुरल पेन होता है, कि न्यूरोजेनिक पेन नहीं है। अगर न्यूरोजेनिक पेन होता तो रेडिएट करता। अच्छा। ये लोकलाइज्ड है टू द बैक ओनली। Okay. तो ये इनकी बैड पोस्चर्स के कारण हो रहा है, तो इनको करेक्ट पोस्चर एज्यूम करने की जरूरत है, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लेने की जरूरत है, और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो सर क्या ज्यादा देर खड़े रहने से भी ये नहीं, समस्या हो प्लीज, सकती है? एब्सोल्युटली नो, एक तरह का मिथ है ये। अच्छा। आपको जितना मन करे खड़ा रहें, खड़ा रहने से दिक्कत नहीं है, बॉडी को एक्यूट फ्लेक्स करने से दिक्कत है। मैं ही बोल रहा था ज़्यादा घुटने को मोड़ कर बैठना, जैसे कि नीचे आलती पालती मार कर बैठना, जी। इस पोस्चर से बचनी चाहिए। ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग से दिक्कत है। ये टॉयलेट भी, इंडियन हाँ, टॉयलेट वही नीचे मत यूज कीजिए, कमोड का यूज कीजिए। आफ्टर सर्टेन यूज फॉर एवरीवन अच्छा। नहीं यूज करना है आपको। आपको कमोड का यूज करना है, आगे झुककर कोई काम नहीं करनी है। नहाने में बहुत कॉमन लोग बोलते हैं, तो अब खड़े खड़े शावर लो आप, ठीक है ना। उसके लिए नीचे बैठकर बाल्टी का यूज करना, दैट्स नॉट गुड। सर यहाँ हम अपने स्पेशल सेगमेंट में अब जा रहे हैं, जहाँ हमारा स्पेशल सेगमेंट है सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में। आइए देख लेते हैं क्या है सवाल। मैं कुछ भी खाती हूँ मेरा शरीर में लगता नहीं है, हमेशा वेट लूज होता रहता है। आप बताइए, आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ, ऐसा क्या खाऊं, कैसे रहूं कि मेरा बॉडी में अच्छा रहे? इनका है कि वेट लॉस हो रहा है इनका, ठीक है। देखिए मैम, वेट लॉस इंडियन सिनेरियो में होना ये 2-3 चीज़ों की तरफ इंगित करता है। सर क्या ये वेट लॉस ही है, या फिर खाना नहीं लगना, या कोई और भी कारण हो सकता है? नहीं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहले तो डिजीज पैथोलॉजी को हमें रूल आउट करना पड़ेगा। अच्छा। कि कोई और कारण तो नहीं है कि आप ले रही हैं तब भी वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है। फर्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है ना। हमें इसे बिल्कुल रूल आउट नहीं करना चाहिए इन इंडियन सिनेरियो, बिल्कुल नहीं। तो एक बार अच्छा सा एक चेस्ट का एक्सरे करवा कर, अपनी बलगम वगैरह की जांच करवा कर एक बार देखना चाहिए। और रूल आउट, इसको कभी रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास कंप्लेन लेके आता है कि वेट लॉस हो रहा है, तो फर्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज ट्यूबरक्लोसिस इन इंडियन सिनेरियो, तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर महिला हैं, इनको बोल रही हैं कि हमें लगता नहीं है कि देह में कुछ ताकत लग रहा है, इसका कारण मैंने बताया ऑस्टियोपोरोसिस। और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लोग हमेशा समझते हैं कि कैल्शियम खाएंगे तो हड्डी की ताकत बढ़ जाएगी। दैट्स अगेन अ मिथ।
आप देखिएगा इनका लेवल टेस्ट करवा के कैल्शियम विल बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। इसमें दिक्कत होती है बोन प्रोटीन की, प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है। तो इनको अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन का क्या सोर्स? रिचेस्ट सोर्स इज एग्स। अगर एग नहीं खाती हैं, बहुत रिजिड हैं कि हम एकदम प्योर वेज हैं, तो सोयाबीन खाएं, दाल का यूज़ करें, ओट्स, राजमा, इस तरह की दाल का, डिफरेंट दाल का मिक्सर कर कर, स्प्राउट्स, इन चीज़ों का सेवन करें, आपको ज़रूर फ़ायदा करेगा। जी, यहाँ हम रुक रहे हैं, फ़ोन कॉल पर हमारे साथ हैं एक कॉलर मौजूद। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो सर। जी नमस्कार। सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ, बोकारो से। जी जी बताएं। तो मेरा जो बच्ची है ना 2018 में हुई थी, तो उसका हाइट नहीं बढ़ रहा सर। कितना हाइट है आपका? नहीं, मेरा नहीं, मेरी बच्ची है। मेरा बेटी। बच्चा 2018 में हुआ था। अच्छा। उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो अभी 6 साल की बच्ची है ना? हाँ सर, ठीक है, बच्ची तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर की हाइट देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये हाइट बढ़ना कोई आपकी खान पान से नहीं होती है, इट्स ए जेनेटिक थिंग। ये कोई खाने पीने से आपकी हाइट नहीं बढ़ती है, ये मिथ है, ठीक है ना। तो इसको बच्चे पर उतना प्रेशर भी मत बनाइए, ठीक है ना। वो शी विल रिगेन हर नॉर्मल हाइट। उसके लिए कुछ आप कर उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं, और इस चक्कर में लोग ना कुछ कैप्सूल वैप्सूल खाते रहते हैं जो मार्केट में मिलती रहती है। प्लीज 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 उसकी यूज ना करें, उसको बच्चे के एक नॉर्मल लाइफ लीड करने दें, उस पर इतना प्रेशर ना बनाएं कि इसकी हाइट कम है, ठीक है ना। गुड थिंग्स ऑलवेज कम इन स्मॉल पैकेट, ठीक है ना। प्लीज उसको अपना लाइफ लीड करने दें। यहाँ सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में, आइए देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। फिट रहने के लिए कौन सा डाइट लेना चाहिए, कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए, और क्या खाएं क्या ना खाएं ताकि हम फिट और मजबूत रहें, इस पर आप हमें सलाह दीजिए। डाइट और एक्सरसाइज कैसा होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सरसाइजेज शुड बी ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ में हाफ एन आवर का 30 मिनट्स का टाइम हर दिन दें अपने बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स को रिजुविनेट करने के लिए। बेस्ट एक्सरसाइज इज वॉकिंग, दैट टू ब्रिस्क वॉकिंग, ठीक है ना। अगर आपके पास मोबाइल हर किसी के पास होती है, आप उसमें स्टेप्स काउंट कर सकते हो। टारगेट शुड बी 10,000 स्टेप्स। अगर 10,000 स्टेप्स आप कर रहे हैं, देन इन अ डे आप अगर एक 10,000 स्टेप्स ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप एकदम हैप्पी रहिए कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब फॉर योरसेल्फ। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम दिन भर खड़े रहते हैं और दिन भर इतना तो चल ही लेते हैं कि 5,000 स्टेप या 10,000 स्टेप हो जाता होगा, लेकिन उसमें जो आपने स्पेसिफिकली जो मेंशन किया है कि ब्रिस्क वॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम देखिए अब बहुत लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है कि अब जिम जाए। जिम कल्चर के ऐसे मैं बहुत अगेंस्ट रहता हूँ कि आप घर में ही बैठकर आप कम से कम जैसे अपने घुटने के लिए पैर को सीधा कर रोक कर रखना। इनफैक्ट आप इसको ऑफिस में भी कर सकते हो। जब अपने चेयर पर बैठे हुए हो, पैर को सीधा कर रोक कर रखें, 10 सेकेंड्स रखें, उसको 20-30 बार रिपीट करें। इस कर आपकी क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेंथनिंग होती है। आप बैठे हुए हैं, पैर को पीछे पुश कर आप अपनी काफ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी नेक मसल्स के लिए भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखिए आपको कोई बॉडी बिल्डिंग तो करनी नहीं है, बिल्कुल। आपको अपनी मसल्स को इतना तैयार रखना है कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपकी बॉडी का लोड ले सके। जी। यहाँ पानीपत हरियाणा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं टेलीफोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हेलो जी, अपना सवाल पूछे। मैम ऐसे है, मैम है 40 ईयर की, मेरा नाम ब्रिजपाल है मैम। अच्छा। तो उनको चिकनगुनिया हुआ था 5-6 साल पहले मैम। तो वो गठिया बाई में बदल गया, उसके हर ज्वाइंट में दर्द रहता है, कोई सूजन आती है मतलब। इस कंडीशन को मैम रिएक्टिव अर्थराइटिस कहते हैं, स्टिच डिजीज कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है चिकनगुनिया और डेंगू के बाद, खासकर दिल्ली वाले एरिया में दिस वेरी कॉमन। इसके कारण जैसे कि आपके चिकनगुनिया का जो वायरस आया उसने आपकी बॉडी में अटैक किया। आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाकर उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होती है ये जाकर डिफरेंट जॉइंट्स पे बैठ जाती है और एक तरह का इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है जो कि जोड़ों में सूजन और दर्द पैदा करते रहता है। इसका इलाज एकदम कुछ सिंपल, कुछ मेडिकेशन से, कुछ दवाइयाँ आती हैं, एक SCQS की मेडिकेशंस आती हैं, वो अगर लेंगे 2-3 महीनों में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। सर, घुटने में चोट की भी समस्या एक बहुत कॉमन समस्या है, जिसमें लिगामेंट टेयर होना, ये बहुत कॉमनली हम सुनते हैं। क्या है ये पूरी की पूरी समस्या और कैसे लोग उसको इग्नोर करते हैं? हाँ देखिए, क्या होता है, जो घुटना होता है वो 2 हड्डियों से बना होता है। घुटने को जोड़ने के लिए 2 रस्सी होती है, लिगामेंट्स को कहते हैं, एक आगे से एक पीछे से। इस पर आपका घुटना मूव होता है। बहुत कॉमनली चोट लगने के कारण, बाइक चलाने के कारण,
खेलने के कारण घुटना ट्विस्ट होता है, मतलब कि बॉडी का एक पार्ट स्टैटिक रहता है, ऊपर का पार्ट ट्विस्ट होता है। इसके कारण घुटने के जो लिगामेंट होते हैं वो टूट जाते हैं। इनिशियली पेन करता है क्योंकि वहाँ पर टूटा हुआ है, सूजन आती है, पेन धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो रह जाती है वो है लचक, इंस्टेबिलिटी, मतलब घुटना लचक खाने लगता है, तो आप दौड़ नहीं पाते हैं, आप जहाँ चलते हैं गिर जाते हैं। तो इस कंडीशन को ACL इंजरी बोला जाता है। कभी कभी साथ में मेनिस्कस की भी इंजरी होती है। इसका इलाज होता है एक दूरबीन विधि के द्वारा इसको रिकंस्ट्रक्शन करना, आर्थ्रोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं हम लोग। ये करने के बाद आप बिल्कुल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। हम लोग इनफैक्ट साल में एक साल में हर बार एक प्रोग्राम करते हैं, सब लोगों को जिसका ACL का ऑपरेशन करते हैं हम लोग, सबको बुलाकर दोबारा हम लोग फुटबॉल खिलाते हैं। अच्छा। तो ये हमारा एक हम लोग एक बनाए हुए हैं हर साल में एक बार। तो इसलिए आपके दोबारा अगर इस तरह की इंजरी हो जाए, आप दोबारा अपने फील्ड पर वापस आ सकते हैं, यानी आप कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं। ये दैट्स नॉट ए एंड ऑफ योर कैरियर। जी बिल्कुल, आप दोबारा अपने स्पोर्टिंग कैरियर पे वापस आ सकते हैं। यहाँ सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में, आइए देख लेते हैं क्या है अगला सवाल। मुझे डिफिशिएंसी है विटामिन डी की, और मैं आपसे इसको बूस्ट करने के लिए क्या डाइट फॉलो कर सकती हूँ, क्या खान पान में चेंजेस ला सकती हूँ, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस या ड्राउजीनेस रहती है। सो व्हाट आई कैन डू, प्लीज़ लेट मी नो। देखिए, पहले बात तो विटामिन डी को लेकर एक बहुत बड़ा मिथ है। लोग हमेशा हमारे पास ना उसका रिपोर्ट लेके आते रहते हैं कि हमारा लेवल इतना हो गया, इतना लेवल हो गया। विटामिन डी का लेवल टेस्ट कभी नहीं करवाना है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि विटामिन डी जो चीज़ें हैं वो आप नेचुरली जो मिलती है सनलाइट से, हम लोग हमारे बॉडी में, हम इंडियंस की बॉडी में उस सनलाइट से भी नहीं बन सकती है। बिकॉज वी इंडियंस आर बेसिकली ब्लैक। हमारे स्किन का जो टाइप है दैट इज टाइप 5। हम अपने स्किन में सनलाइट में कितना देर भी एक्सपोज हो जाएं वो बनती नहीं है। अच्छा। हाँ, और वो भी सनलाइट कब चाहिए होती है, 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। बॉडी का 80% पार्ट एक्सपोज हो उसके बीच में कितने लोग कर पाएंगे? बहुत मुश्किल, जैसे इम्पॉसिबल। तो हमें हमेशा एक्सोजीनस सोर्स से लेना है, ठीक है ना। तो हमेशा एक्सोजीनस सोर्स लेने का उसका रूल फिक्स होता है। 60,000 की ड्रिंक आती है, टैबलेट्स आती हैं, सैचे आती हैं, जो मिले सब एक ही है, लेकिन रूल एक ही है कि उसको वीक में एक बार लेना है फॉर 8 वीक्स, यानी कि 2 मंथ्स तक वीकली। इसको इंपॉर्टेंस पे कंप्लीट करना चाहूँगा। 2 मंथ्स तक वीकली, देन उसको मंथली लेनी है फॉर 6 मंथ, 6 2 8 महीने, 4 मंथ का गैप दें, फिर इसको रिपीट करें। तो ये लाइफ में हर किसी के लिए 5 साल के बच्चे से लेकर 95 साल के बूढ़े को इसी रूप में लेना है। जी जी। हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर मौजूद हैं। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जी मैम, छपरा से बोल रहा हूँ, सारण जिला से। जी सवाल पूछिए। जी, बाइक पे बैठने के बाद राइट हिप के पास पेन होने लगता है, बहुत ही पेन होता है, लगभग 4 से 5 दिनों तक पेन होते रह जाता है। कोई चोट लगी है आपको? नहीं सर, चोट नहीं लगी है। कोई लंबी दवाइयाँ चली हैं आपको? जी सर, आयरन सर का चला हुआ है, लेकिन कोई उससे फायदा नहीं। कोई लंबी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ इस तरह की दवाइयाँ भी खाई है आपने? नहीं सर। देखिए, ये जो कंडीशन जो बता रहे हैं ये 2 कंडीशन में हो सकती है। मोस्टली एवीएन कहते हैं हम लोग, एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं हिप की, या कभी कभी हिप में इन्फेक्शंस की। तो मैं इनको सजेस्ट करूंगा एक प्लेन एक्सरे और एक MRI होकर देखना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसका इलाज कर पाएंगे इसका। तो सर, आपसे भेंट करने के लिए फिर कौन सा जगह पे आना पड़ेगा मुझे? और एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। आप बिल्कुल, आप डॉक्टर निशिकांत कुमार सर्च कर सकते हैं, सर मिल जाएंगे आपको, और वहाँ से आप उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, एक जो सवाल है कि सप्लीमेंट कब लें, और सप्लीमेंट लेने विटामिन डी के बारे में, ये 1 मिनट में आपको इस बात का जवाब देते हुए इसे खत्म करना। देखिए मैम, कुछ चीज़ों का सप्लीमेंट हर किसी को लेना है। जैसे विटामिन डी का लेना है आपको, इट्स मैंडेटरी फॉर यू। ठीक है ना, मतलब नो वन इज इम्यून टू इट। आपको हर किसी को आपको इसका सप्लीमेंटेशन लेना है। और जैसे ही देखिए, हर किसी की जैसे जैसे एज होती है, जब आपको लगने लगता है कि यार अब योर बॉडी इज गिविंग वे, तो आपको कुछ ना, जैसे कि बॉडी में प्रोटीन्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, विटामिन्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा आपको। और अपनी बॉडी में हमेशा याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम की इंटेक को नॉर्मलाइज रखें। मिनरल्स में हमेशा मैग्नीशियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कभी कभी ये चक्कर खा कर गिर जाते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सब जो हो गई चीज़ों का आपको इंटेक हमेशा लेना है। विटामिन डी हमेशा लेते रहना है, शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में हर किसी के पार्ट का, जैसे कि नहीं होता था
हर किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है सेल, जी। उसी तरह आपकी ज़िंदगी से जुड़ा होना चाहिए विटामिन डी। जी जी। और कितने कितने टाइम पर होना चाहिए? मैम वीकली फॉर 8 वीक्स, देन मंथली फॉर 6 मंथ, जी। 8 मंथ्स हो गए, जी। गिव इट अ ब्रेक फॉर 4 मंथ्स, अगेन रिपीट द सेम साइकिल। ओह। ये 5 साल से बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े को इसी रूप में विदाउट एनी गैप ऐसे ही चलते रहना चाहिए। इसलिए विटामिन डी का लेवल टेस्ट मत करवाइए, जितना में टेस्ट करवाइएगा उतना में 2 साल खाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स एन ऑनर, थैंक यू। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर निशिकांत कुमार से, जो हमारे शहर के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने बताया कि पोषण कितना आवश्यक है और साथ ही साथ विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये कितना ज़रूरी है आपके और हमारे, हम सभी के स्वास्थ्य के लिए। तो इस बात पर ख़ास ध्यान रखिएगा और साथ ही अगले हफ्ते हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।